हम टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। व्हाट इज ए कंपाइलेशन? कंपाइलेशन हम किसे कहते हैं? द कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस of converting the source code into object code। अगर हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन बोलते हैं। और ये कंपाइलेशन का काम कैसे होता है? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंपाइलर, यानी कि इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? कंपाइलर हेल्प करता है। इट इज द डन विद द हेल्प ऑफ द कंपाइलर। मतलब आज के इस लेक्चर में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सी के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइलर कैसे उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता है, किस तरीके से उस सी प्रोग्राम की आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर आती है। द कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड। कंपाइलर क्या काम करता है? सोर्स कोड को चेक करता है। और सोर्स कोड आपके पास कौन सा होता है? जब आप सी के अंदर जो प्रोग्राम आप लिखते हो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या काम करेगा? उस सोर्स कोड को क्या करेगा? चेक करेगा फॉर द सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर्स। पहले वो उनके अंदर एरर्स को चेक करेगा। एरर्स अगर एरर्स आपके पास सिंटैक्टिकल है या आपके पास एरर स्ट्रक्चरल एरर्स है, एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री, और अगर आपके उस सोर्स कोड में, अगर आपके उस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, देन कंपाइलर क्या करेगा? उस सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड में। यानी कि कंपाइलर आपके पास स्टूडेंट क्या काम करेगा? कंपाइलर का वर्क क्या होता है? कंपाइलर का वर्क आपके पास क्या होता है? ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड टेकन एज इनपुट। तो जो सी का कंपाइलेशन प्रोसेस है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। उसे लेता किस तरीके से? एक इनपुट की तरह, एज इनपुट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। उसे किस में कन्वर्ट करेगा? देखना जरा चल रहा है कि मुझे, और उसको मैंने लॉक नहीं किया, और उसको ऑब्जेक्ट कोड में उसे कन्वर्ट करेगा, जिसको आप मशीन कोड भी आप कह सकते हो। द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करता है। तो ये कौन कौन से आपके पास स्टेप्स होते हैं? नंबर 1 होता है प्री प्रोसेसिंग। नंबर 2 होता है आपके पास कंपाइलिंग, यानी कि अगर हम सी के अंदर आप कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो और वो आउटपुट आने तक की फॉर्म के अंदर उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपके पास प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड स्टेप होता है आपके पास कंपाइलिंग, और थर्ड स्टेप जो इसमें आपके पास होता है दैट इज द असेंबलिंग, और लास्ट में हम उसको क्या करते हैं? लिंक करते हैं। द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज एन इनपुट एंड इट रिमूव्स ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड। तो सबसे पहला काम किसका होता है? प्री प्रोसेसर का होता है। ये क्या करता है? ये सोर्स कोड को लेगा, एज ए इनपुट लेगा, एंड और अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी कमेंट्स लिखा है, जिस तरीके से जब आप प्रोग्राम बनाते हो सबसे पहले आप प्रोग्राम के ऊपर आप कमेंट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल या कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, इनको हम कमेंट्स बोलते हैं। तो इन कमेंट्स को प्री प्रोसेसर क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। द प्री प्रोसेसर टेक्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर का दूसरा काम क्या होता है? उसको कैसे लेगा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? आपको हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या होते हैं? आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। एंड इंटरप्रेट्स इट
फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास आ रहा है, इफ stdio.h द डायरेक्टिव इज अवेलेबल इन द प्रोग्राम। तो जो हम ये हेडर फाइल्स हम ये यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होते हैं, ताकि जो फंक्शंस इस हेडर फाइल के अंदर हैं हम उन फंक्शंस को यूज कर सकें। इन द प्रोग्राम देन द प्री प्रोसेसर इंटरप्रेट द डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर क्या करता है, इस डायरेक्टिव को इंटरप्रेट करता है, इसको इलेबोरेट करता है एंड रिप्लेस दिस डायरेक्टिव विद द कंटेंट ऑफ द stdio.h फाइल। और उस डायरेक्टिव को रिप्लेस करता है किसके साथ, कि जो इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं उसके साथ, ताकि हम उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। The following are the phases through which our program passes before being transformed into an executable form। तो इसके पास जो इसमें 4 फॉर्म्स होते हैं आपके पास, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर। अब इसका एक छोटा सा हम डायग्राम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए ये आपका एक डायग्राम है जो आपको स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है। इसमें हमने सबसे पहला काम क्या यहाँ पे किया है, सबसे पहले ये देखिए आपके पास सोर्स कोड का मतलब क्या है। जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो वो प्रोग्राम आपका क्या कहलाएगा, सोर्स कोड कहलाएगा। मान लीजिए आपने सी की स्क्रीन ओपन की और उसमें जो भी आपने प्रोग्राम लिखा, जो भी आप इस ब्लू स्क्रीन पे आप प्रोग्राम लिखोगे उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड बोलेंगे। प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, इस सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेगा, ठीक है। और सेकंड प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, उस कोड को एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर आपके पास हेडर फाइल्स होती हैं और उन हेडर फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं प्रोग्राम के अंदर, हम उनको परफॉर्म कर सकें। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपके पास कंपाइलर का। कंपाइलर क्या काम करेगा, कंपाइलर उस एक्सपेंडेड कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, असेंबली कोड के अंदर। असेंबली कोड भी एक लैंग्वेज होती है जिसको असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो असेंबली कोड की लैंग्वेज किस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे मूव कमांड हम यूज करेंगे। अगर हमने अपने प्रोग्राम को हमने बंद करना है, टर्मिनेट करना है, तो हम एंड कमांड यूज करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कोडिंग करते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद असेंबलर का काम आता है। असेंबलर क्या करता है, उस असेंबली कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। असेंबलर क्या काम करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम सोर्स कोड में लिखा। प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, उसको एक्सपेंडेड कोड में जनरेट करना। कंपाइलर क्या काम करेगा, उस एक्सपेंडेड कोड को असेंबली कोड में ट्रांसफर करेगा। असेंबलर क्या काम करेगा, उस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करेगा। और लिंकर का काम क्या होता है कि जो आपके पास अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग आपके पास फाइल्स होती हैं, उनको एक ही जगह के ऊपर कलेक्ट करना, उनको लिंक करना। तो ये काम किसका होता है, आपके पास लिंकर का। और तब जाके जो आपका प्रोग्राम है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जिसके थ्रू आप सी के ऊपर उस प्रोग्राम की आप आउटपुट को देख सकते हो। तो ये एक फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम है कि सबसे पहले आपने सी में एक सोर्स प्रोग्राम लिखा, फिर प्री प्रोसेसर अपना काम करेगा, कंपाइलर अपना वर्क करेगा, असेंबलर अपना वर्क करेगा, लिंकर अपना काम करेगा। देन फिर जो आपने प्रोग्राम लिखा उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगी। अब इसी के जो मैंने आपको डायग्राम आपको मैंने बताया, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्री प्रोसेसर है, तो स्टूडेंट प्री प्रोसेसर का काम आपके पास क्या होता है, द सोर्स कोड इज द कोड which is the source code is the code which is written in a text editor। आप सी का जो प्रोग्राम लिखोगे वो किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखोगे। वो टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है, जैसे आप सी के अंदर आप चलाते हो टर्बो सी के अंदर। इसके अलावा आपके पास और भी जो एडवांस हैं, आप उनके अंदर भी आप सी चला सकते हो। तो ये सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिनके अंदर आप सी का प्रोग्राम चलाते हो। और जो भी आप सी के अंदर फाइल बनाओगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट सी होगी। कि जब भी आप फाइल को सेव करते हो या तो डॉट सी होगी या फिर सीपीपी होगी। इस सोर्स कोड को सबसे पहले किसको पास किया जाता है, प्री प्रोसेसर को। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो भी आप सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखोगे, हम ये सबसे पहले किसके पास भेजेंगे, हम प्री प्रोसेसर के पास आप भेजोगे।
एंड प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उस कोड को एक्सपेंड करेगा। आफ्टर एक्सपेंडिंग द कोड, जब वो कोड एक्सपेंड हो जाएगा तो जो एक्सपेंडेड कोड है वो किसको पास कर दिया जाएगा, कंपाइलर को। मैंने भी आपको बताया कि एक्सपेंडेड कोड किसको पास कर दिया जाएगा, कंपाइलर को पास कर दिया जाएगा। सेकंड वर्क आपके पास आता है स्टूडेंट इसमें कंपाइलर का। कंपाइलर का काम क्या होता है आपके पास, द कोड विच इज एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर जिस कोड को एक्सपेंड करता है वो उसे किसके पास भेजेगा, कंपाइलर के पास। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि कंपाइलर का काम क्या होता है स्टूडेंट, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इन विच वी कैन राइट द प्रोग्राम। जिस लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे सी लैंग्वेज। और उसको किस में ट्रांसफर करेगा, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो ये कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस कोड इनटू असेंबली कोड। तो मैंने आपको ऊपर डायग्राम के अंदर बताया था कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। और वी कैन से दैट द सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्री प्रोसेस्ड कोड इनटू असेंबली कोड। इसको हम इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि जो सोर्स कोड हमने प्री प्रोसेसर के पास भेजा था उस एक्सपेंडेड कोड को कंपाइलर ने क्या किया, असेंबली कोड में कन्वर्ट किया। और उस असेंबली कोड को कहां वो भेजेगा, असेंबलर के पास भेजेगा। जैसे मैंने आपको देखो डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता रखा है, प्री प्रोसेसर ने कोड भेजा कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने असेंबली कोड को भेजा असेंबलर के पास। असेंबलर अब क्या करेगा, अब असेंबलर का काम क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, द असेंबलर कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। असेंबली कोड को क्या किया जाएगा, असेंबलर क्या करेगा, उस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। किसके थ्रू, बाय यूजिंग एन असेंबलर। स्टूडेंट जिस तरीके से कंपाइलर होता है उसी तरीके से क्या होता है आपके पास असेंबलर होता है। इट वर्क्स आल्सो लाइक ए ट्रांसलेटर, ये भी एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज सेम एज द सोर्स फाइल। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है असेंबलर के थ्रू, वो कैसे होती है, जैसे आपके पास क्या होती है, सोर्स फाइल होती है, जैसे जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं। देन व्हाट, द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल, द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इन डॉस। डॉस क्या होता है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी फुल फॉर्म आपको मैंने क्लास के अंदर बता भी रखी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन डॉस के अंदर क्या होती है, डॉट ओबीजे होती है। ठीक है, एंड इन यूनिक्स, यूनिक्स क्या होता है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वाइवा के अंदर आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डॉस जो है वो सिंगल यूजर। और यूनिक्स में इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ओ। इफ द नेम ऑफ द सोर्स फाइल, अगर मान लीजिए आपने एक सोर्स फाइल बनाई hello.c के नाम से, ठीक है ना, देन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल वुड बी hello.object। तो जब उस फाइल को हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे तो उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी आपके पास, .obj फाइल की अलग से फाइल बन जाएगी। तो सी के अंदर ना स्टूडेंट्स आपके पास चार तरह की फाइलें बनती हैं। एक तो आपके पास सोर्स फाइल होती है जो जिसकी एक्सटेंशन .c होती है, एक बैकअप फाइल बनती है जिसकी एक्सटेंशन .baq होती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है आपके पास, एक ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो ऑब्जेक्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .obj होती है, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe होती है। तो इस तरीके से जब आप सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हो, जब आप उसको सेव करते हो तो आपके पास चार तरह की फाइलें बनती हैं। लिंकर का मैंने क्या बताया था कि लिंकर क्या करता है, जब आपने सी में मान लीजिए अगर आप बहुत एक लंबा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी फाइल्स हैं, उन सारी फाइल्स एक ही जगह के ऊपर लिंक करके प्लेस करना, ये काम किसका होता है, लिंकर का होता है। तो लिंकर की भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेनली ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन सी यूज लाइब्रेरी फंक्शंस। These library functions are pre-compiled, ये पहले से कंपाइल्ड होती हैं, and the object code of these library files is stored with, और जो ये ऑब्जेक्ट कोड की जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं कहां पे स्टोर होती हैं, with .lib और .a एक्सटेंशन। तो ये या तो इसकी एक फाइल बन जाएगी जिसमें सारी लाइब्रेरी फाइल आपकी एक जगह कलेक्ट होंगी,
जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है .lib, या फिर जिसको हम .a से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो मेन वर्किंग क्या होती है स्टूडेंट आपके पास लिंकर की? द मेन वर्किंग ऑफ द लिंकर is to combine the object code of library files के object code को combine करना with the object code of our program. It links the object code of these files to our program. मतलब लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट कोड होते हैं उन सबको क्या करता है, एक ही प्रोग्राम के अंदर इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है। द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज द, और जब वो फाइल्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं और जब लिंकर की जो आउटपुट होती है उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब आप सी के अंदर देखते हो तो आपको उसका वो रिजल्ट नजर आता है। द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज द सोर्स फाइल बट डिफर्स ओनली देयर एक्सटेंशंस। लेकिन स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम वही होगा जो आपकी सोर्स फाइल का नाम है। डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, सिर्फ उनके एक्सटेंशन में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर सोर्स फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .c होगी। अगर आपके पास क्या कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .exe हो जाएगी। इन DOS the extension of the executable file is .exe, और यूनिक्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी नेम्ड एज a.out। यूनिक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर यूजिंग printf फंक्शन, अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर printf फंक्शन को यूज कर रहे हो स्टूडेंट, देन द लिंकर एड्स इट एसोसिएटेड कोड इन एन आउटपुट फाइल। अगर आप printf फंक्शन का प्रोग्राम के अंदर आप यूज कर रहे हो तो लिंकर क्या काम करेगा, जो उससे जुड़ा हुआ कोड होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपकी आउटपुट फाइल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके सिंपल से प्रोग्राम से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए जैसा ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इंट की जगह वॉइड भी यूज कर सकते हो। आपने printf लिखा हेलो स्टूडेंट्स, रिटर्न यूज कर दिया। इन्होंने रिटर्न इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि स्टूडेंट हमने इंट लगा रखा है। अगर हम यहाँ पे वॉइड यूज करते होते, अगर आप यहाँ पे वॉइड यूज करते तो आपको रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। मैंने आपको जो है वॉइड लगा के बताया हुआ है, बट कुछ बुक्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा। इन द अबव फोर डायग्राम, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने कौन कौन से स्टेप्स किस तरीके से हमने फॉलो किए हुए। फर्स्टली द इनपुट फाइल, हमने एक फाइल बनाई hello.c के नाम से, ठीक है, इज पास्ड टू द प्री प्रोसेसर। तो ये सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर के पास जाएगी। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करेगा, और एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपेंडेड कोड की क्या होगी, hello.i। स्टूडेंट जब प्री प्रोसेसर कोड को एक्सपेंडेड कोड में जनरेट करेगा ना, तो उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, hello.i हो जाएगी आपके पास, ठीक है। आफ्टर दिस फिर आपके पास क्या होगा, द एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज पास टू द कंपाइलर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोर्स कोड को कंपाइलर को पास किया जाएगा, कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। द एक्सटेंशन ऑफ द असेंबली कोड की एक्सटेंशन क्या होगी, hello.s, ठीक है। प्रोसेसर कोड में क्या थी, hello.i थी, असेंबली कोड में क्या हो जाएगी, hello.s हो जाएगी। द असेंबली कोड को हम किसके पास भेजेंगे, असेंबलर के पास, जो क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। जब ऑब्जेक्ट फाइल आपके पास क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, तो लिंकर क्या काम करेगा, उन सारी फाइल्स को इकट्ठा करके उनको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन तो ये देखिए, इसका भी एक मैंने यहाँ पे जो है डायग्राम बना रखा है इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, सी प्रोग्राम आपने लिखा, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, hello.c। किसके पास जाएगा ये प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, उसको सोर्स कोड में एक्सपेंड करेगा, जिसकी एक्सटेंशन मैंने क्या बताई आपको, hello.i। उसके बाद ये किस में जाएगा, कंपाइलर, कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या काम करेगा, उसको असेंबली कोड में ट्रांसलेट करेगा। जब असेंबली कोड में ट्रांसलेट होगा प्रोग्राम, तो उसकी एक्सटेंशन क्या आ जाएगी, hello.s। और ये फिर किसके पास जाएगा प्रोग्राम, असेंबलर में जाएगा। असेंबलर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करेगा। ऑब्जेक्ट कोड में फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी आपके पास, hello.obj। फिर ये प्रोग्राम किसके, असेंबलर किसके पास भेज देगा, उसको लिंकर के पास। लिंकर क्या करेगा, सारी फाइल्स को कलेक्ट करके उस एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, hello.exe। तो इस तरीके से देखिए 4 फाइल्स आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर बन जाएंगी। फिर उसमें आपके पास क्या आता है, लोडर।
लिंकर के बाद जो कंसेप्ट आता है लोडर, लोडर क्या करता है, उस फाइल को लोड करेगा, और लोड के बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट, एग्जीक्यूशन होगा। द लोडर विल लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन, ताकि हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप इस तरीके से प्रोग्राम को आप जो है, अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम आप जो करते हो तो इस तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एनसी आपने हाथ, जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सेंड कर देना। तो ये मैंने आपको ये बताया कि कंपाइलर किस तरीके से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा कंसेप्ट था, ये कंपाइलेशन प्रोसेस का कंसेप्ट था कि हम सी लैंग्वेज आपके प्रोग्राम को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है और किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती हैं इस प्रोग्राम बनाने से लेकर उसका आउटपुट लाने तक। तो आज के इस जूम क्लासेस के अंदर हम इतना ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट आपको लेक्चर के अंदर जो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे सी लैंग्वेज से रिलेटेड, कि एरर्स कितने टाइप्स की होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।